Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Economics Mock Test Part 14 and we are going to cover next 25 questions on economics from question number 326 to question number 350. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 326 और क्वेश्चन है हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन द ईयर. जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है वो किस साल अनाउंस किया गया था? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा 2001, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1999, तीसरा ऑप्शन है हमारा 2000 और चौथा ऑप्शन है हमारा 2005. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2000. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन द ईयर 2000. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 327 और क्वेश्चन है हमारा अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स कंसिस्ट ऑफ. अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स, अनप्रोडक्टिव का मतलब होता है जो जीडीपी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ठीक है, जो हमारे नेशनल प्रोडक्ट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो कौन से कंज्यूमर्स हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा चिल्ड्रन अप टू 15 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन है अडल्ट अबव 60 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है अडल्ट्स अबव 65 ईयर्स. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. अप टू द एज 15 ईयर्स तक के बच्चे भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते और 60 ईयर्स के बाद बेसिकली हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से लोग रिटायर हो जाते हैं. रिटायरमेंट के बाद वो कंपैरेटिवली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते. तो इस हिसाब से इन दोनों को गवर्नमेंट ने अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स की कैटेगरी में रखा है. तो इस हिसाब से इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. जो ऑप्शन डी था जहां लिखा था अडल्ट्स अबव 65, ये तो ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो ही गया जहां पे बोला गया था अडल्ट्स अबव 60 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, तो हमारे सवाल का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जहां पे बोथ ए एंड बी कहा गया है. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 328 और क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? हमारा पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज 20% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है मेयरली 15% पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, तीसरा The production technique in India is very advanced, चौथा ऑप्शन none of the above. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी none of the above. रीजन क्या है? पहला ऑप्शन कहा गया था एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज 20% पॉपुलेशन इन इंडिया, लेकिन एग्रीकल्चर में 60 to 70% पॉपुलेशन एंगेज्ड है आज के टाइम भारत में. दूसरा ऑप्शन कहा गया था मेयरली 15% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन 15% नहीं है. मैं इन द ईयर 2019 का डेटा आपको बता रहा हूं जिसके बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ने कहा है कि कम से कम 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं. तीसरे ऑप्शन में कहा गया द प्रोडक्शन टेक्निक इन इंडिया इज वेरी एडवांस. आपको मालूम है कितने एडवांस हैं हम लोग? तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 329 और क्वेश्चन है हमारा डैश इज द टॉप मोस्ट बैंक फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स इन इंडिया. इनमें से कौन सा बैंक टॉप मोस्ट बैंक है जो एग्रीकल्चर को लोन प्रोवाइड कराता है भारत के अंदर? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा नाबार्ड, दूसरा ऑप्शन है हमारा आरबीआई, तीसरा ऑप्शन है हमारा सिडबी और चौथा ऑप्शन है हमारा एसबीआई. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल आपको मालूम है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाबार्ड. नाबार्ड इज द टॉप मोस्ट बैंक फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स इन इंडिया. नाबार्ड आरबीआई के अंडर काम करता है और नाबार्ड के अंडर रीजनल रूरल बैंक्स काम करते हैं जो मिलकर के गरीब किसानों को एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड कराते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 330 और क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व कोइंसाइड इन. मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व किस कंपटीशन में कोइंसाइड करते हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन ओलिगोपोली और चौथा ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व्स कोइंसाइड इन
ऑप्शन डी परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व कोइंसाइड करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 331, और क्वेश्चन है हमारा, इन जुलाई 1991 इंडियन डिवैल्यूड द रुपीज बाय। देखिए हमें समझना होगा पहले डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, जब देश की सरकार ऑफिशियली अगर करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यू करती है, कम करती है, तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। इंडिया में 3 बार डिवैल्यूएशन हो चुका है ऑफिशियली। देखिए करेंसी का 2 पार्ट है, एक हिस्सा होता है डिवैल्यूएशन जो गवर्नमेंट ऑफिशियली कराती है, दूसरा होता है डिप्रिसिएशन जो हर रोज आप देख रहे हैं। हमारी करेंसी जो है ना उसमें डिप्रिसिएशन लग रहा है, हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती चली जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है उसमें सिर्फ डिप्रिसिएशन लगता है, एप्रिशिएट भी वो करती है। ठीक है, यहां पे जो डिवैल्यूएशन की बात की गई है, हमारे देश में इंडिया के अंदर करेंसी को ऑफिशियली 3 बार डिवैल्यू किया गया है। पहली बार 1966 में किया गया था, दूसरी बार 1991 में किया गया था, और तीसरी बार 2013 में किया था मनमोहन जी ने। ठीक है, तो यहां इन्होंने सवाल पूछा है कि इन द जुलाई 1991 इंडियन डिवैल्यूड रुपीज बाय हाउ मच परसेंट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 19%, दूसरा ऑप्शन है हमारा 29%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 13%, और चौथा ऑप्शन है हमारा 9%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 19%। बुक में लिखा है अप्रोक्सीमेटली 18 to 19%। ठीक है, तो ये जो 19% है ना एकदम एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। 1991 में हमारे देश की सरकार ने हमारे देश की करेंसी को 19% डिवैल्यू कर दिया था, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को और बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस किया जा सके, जो डिसबैलेंस हो गया था एक हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 332, और क्वेश्चन है हमारा, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वेरिएबल इनपुट का, वो अच्छी तरीके से कैसे, मतलब बेस्ट वे में कैसे डिस्क्राइब किया गया है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट। दूसरा ऑप्शन है हमारा द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम अ 1 यूनिट इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट। तीसरा ऑप्शन है द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट इंक्रीज इन बोथ द वेरिएबल एंड द फिक्स्ड इनपुट्स। और चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम a 1 यूनिट इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट। अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट की परिभाषा मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर पूछा गया है मार्जिनल प्रोडक्ट जो वेरिएबल इनपुट का है वो आप डिस्क्राइब कीजिए। तो इसका जो आंसर बोला गया है, जो एडिशनल आउटपुट है रिजल्ट होता है एडिशनल इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट से। ठीक है, तो वो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इस हिसाब से बेस्ट डिस्क्राइब होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 333, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रॉफिटेबल बट लीस्ट लिक्विड असेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है बट सबसे कम लिक्विड एसेट है किसी एक कमर्शियल बैंक का। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा लोन एंड एडवांसेस, दूसरा ऑप्शन है हमारा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तीसरा ऑप्शन है हमारा बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, और चौथा ऑप्शन है हमारा इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मैं आपको बताऊं, बैंक को सबसे ज्यादा फायदा कहां से होता है, बैंक सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कहां से करता है, बैंक सबसे ज्यादा फायदा कमाता है लोन और एडवांसेस देकर के। बैंक का जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है वो लोन्स देकर के, बैंक की कमाई का, बैंक की अर्निंग का मेजर सोर्स है लोन्स एंड एडवांसेस। तो सवाल पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बट लीस्ट लिक्विड एसेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। तो जो बैंक लोन्स और एडवांसेस देता है उसमें जो उसके पास मॉर्गेज चीजें आती है ना, वो लीस्ट लिक्विड होता है। ठीक है, वो लिक्विड नहीं होता, वो एक हिसाब से मतलब वो तो सॉलिड होता है। मतलब सॉलिड क्या होता है, मतलब वो एक हिसाब से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टाइप की चीजें होती हैं जिसका बैंक कुछ कर नहीं सकता। बैंक ने मॉर्गेज कर लिया, गिरवी रख लिया, उसके बाद उसने पैसे दे दिए, तो वो जो एसेट उसने अपने पास रख लिया उसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा उसके पास। तो सवाल यही पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बट लीस्ट लिक्विड एसेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो लोन्स और एडवांसेस मोस्ट प्रॉफिटेबल है लेकिन लीस्ट लिक्विड एसेट है, बहुत कम लोग लेते हैं तो देते नहीं है।
ठीक है, और सरकार मांगे तो देश छोड़ के भाग जाते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 334, और क्वेश्चन है हमारा, इन शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीजेस इट्स एवरेज फिक्स कॉस्ट। शॉर्ट रन में जब एक फर्म का आउटपुट इंक्रीज होता है तो उसका एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट, और चौथा ऑप्शन फर्स्ट डिक्लाइन एंड देन राइजेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। शॉर्ट रन में कहा गया है व्हेन द आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीजेस, उसका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। शॉर्ट रन की बात की जा रही है। शॉर्ट रन में अगर आप अपना आउटपुट इंक्रीज करते हैं तो कंपैरेटिवली आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होगा वो पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 335, और क्वेश्चन है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है वो इनमें से किसका रिजल्ट है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फर्दर गुड्स, और चौथा ऑप्शन है हमारा डिक्रीज इन द इनकम ऑफ परचेजेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न। डिमांड कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो जाएगा? कंपैरेटिवली कम, मतलब मैं डिक्रीज वर्ड तो स्पेसिफिक नहीं होगा, लेकिन जो मार्केट डिमांड है या कंज्यूमर की जो डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगी, कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। रीजन क्या है कि क्योंकि डिमांड की बात की जा रही है तो प्राइस की बात होगी बिल्कुल। तो जो प्राइस इंक्रीज करेगा, प्राइस हाइक करेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 336, और क्वेश्चन है हमारा, द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच अज्यूम्स। जो इंडिफरेंस कर्व है, अप्रोच जो है ना, वो क्या अज्यूम करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है रैशनैलिटी, दूसरा ऑप्शन है कंसिस्टेंसी, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसिटिविटी, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच अज्यूम्स रैशनैलिटी, कंसिस्टेंसी, ट्रांसिटिविटी, मतलब तीनों चीजें। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 337, और क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के बारे में पूछा गया है। द टोटल लिटरेसी रेट इज, 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का टोटल लिटरेसी रेट क्या था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 72.55%, दूसरा ऑप्शन 84.25%, तीसरा ऑप्शन 74.5%, और चौथा ऑप्शन 78.5%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 74.5%। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, the total literacy rate is 74.5% in India. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 338, और क्वेश्चन है हमारा, if the proportion of income spent on a good increases then income elasticity for the good is। सवाल पूछा गया है कि अगर हम अपना जो भी हमारा इनकम है, ठीक है, if the proportion of income spent on a good increases, हमारी एक कांस्टेंट, एक लिमिटेड इनकम है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर गुड के ऊपर अपनी इनकम का ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं, मतलब जो पहले हम खर्च कर रहे थे कंपैरेटिवली हमने खर्चा इंक्रीज कर दिया है, तो देन द इनकम इलास्टिसिटी फॉर द गुड इज। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा उस पर्टिकुलर गुड के लिए? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा ग्रेटर देन 1, दूसरा ऑप्शन है लेस देन 1, तीसरा ऑप्शन है 1, और चौथा ऑप्शन है इनफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेटर देन 1। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड इंक्रीजेस देन इनकम इलास्टिसिटी फॉर द गुड इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 339, और क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट द अजम्पशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इनमें से कौन सा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का अजम्पशन नहीं है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन
कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। दूसरा ऑप्शन कंसिस्टेंसी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तीसरा ऑप्शन रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और चौथा ऑप्शन ऑर्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, which is not the assumption of marginal utility analysis। तो ऑर्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का assumption नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 340, और क्वेश्चन है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मे नॉट अप्लाई टू। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इनमें से किस पे अप्लाई नहीं होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मनी, दूसरा ऑप्शन बटर, तीसरा ऑप्शन पेप्सी कोक एसेट्रा, और चौथा ऑप्शन आइसक्रीम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मनी। मनी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। जितना दे दो मन नहीं भरता, पेट नहीं भरता, ठीक है, लालच खत्म नहीं होता। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में नॉट अप्लाई टू मनी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 341, और क्वेश्चन है हमारा which is not the assumption of law of diminishing marginal utility। इनमें से कौन सा law of diminishing marginal utility का assumption नहीं है? We have 4 options। पहला ऑप्शन the different units consumed should be identifiable in all respects। दूसरा ऑप्शन the different units consumed should be consistent of standard units। तीसरा ऑप्शन there should be a time gap or interval between consumption of one unit and another unit। और चौथा कह रहे हैं the law may not apply to hobbies। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। इन्होंने पूछा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कौन सा अजम्पशन नहीं है, तो जो सी है, सी में बोला गया है कि जब भी आप कोई गुड कंज्यूम करेंगे तो देयर शुड बी अ टाइम गैप। देखिए टाइम गैप रहेगा, कोई भी टाइम गैप कुछ भी हो सकता है, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल, कुछ भी हो सकता है। तो अगर टाइम गैप है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन है वो ये है कि आप एक गुड के बाद दूसरा गुड जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो इमीडिएटली आपको कंज्यूम करना है, तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अपना जो भी लॉ है वो फुलफिल हो पाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वॉज इवॉल्व्ड बाय। कॉन्सेप्ट जो था कंज्यूमर सरप्लस का वो इनमें से किसने इवॉल्व किया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एलन एंड हिक्स, दूसरा ऑप्शन एडम स्मिथ, तीसरा ऑप्शन एल्फ्रेड मार्शल, और चौथा ऑप्शन रॉबिन्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एल्फ्रेड मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट दिया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 343, और क्वेश्चन है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इनमें से किसका रिजल्ट है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, दूसरा ऑप्शन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तीसरा ऑप्शन डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और चौथा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, contraction of demand is as a result of increase in the price of goods concerned। option D is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 344, और क्वेश्चन है हमारा which of the following method is not used for measuring elasticity of supply। इनमें से कौन सा मेथड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आर्क मेथड, दूसरा ऑप्शन परसेंटेज मेथड, तीसरा ऑप्शन टोटल आउटले मेथड, और चौथा ऑप्शन हमारा पॉइंट मेथड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, टोटल आउटले मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? इट इज टोटल आउटले मेथड इज अ मेथड विच इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बाकी 3 मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 345, और क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। इफ द लोकल आइसक्रीम शॉप रेजेस द प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम कप फ्रॉम ₹10 पर कप टू ₹15 पर कप। अगर एक लोकल आइसक्रीम शॉप वाला एक आइसक्रीम की प्राइस 10 रुपए से बढ़ा करके 15 रुपए कर दे रहा है पर कप का, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 500 कप टू 300 कप्स,
और जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो 500 कप से रिड्यूस होकर के 300 कप हो जा रहा है पर डे। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर आइसक्रीम कप इज, जो पर डे का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आइसक्रीम कप का क्या होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 2.5, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन 1.25। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जब आप इसे फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा और ऑप्शन इसका सही है 1.25 ऑप्शन डी। अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा। वैसे बहुत सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो जो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन जो भी प्राइस है वो आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके जरूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 346 और क्वेश्चन है हमारा SGSY स्टैंड्स फॉर। SGSY का फुल फॉर्म बताइए। चलिए, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा सेल्फ ग्राम स्वरोजगार योजना, दूसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना और चौथा है स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, SGSY स्टैंड्स फॉर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 347 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन M1। हम मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं और मनी सप्लाई में इनमें से कौन सी चीज M1 में इंक्लूड नहीं होती है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा करेंसी, इंक्लूड होता है। डिमांड डिपॉजिट्स, इंक्लूड ये भी होता है। अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ये भी इंक्लूड होता है। अदर डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ये इंक्लूड नहीं होता है। तो सवाल के हिसाब से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन M1 ऑफ मनी सप्लाई। तो क्या इंक्लूड नहीं होगा? अदर डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस इंक्लूड नहीं होगा M1 में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 348 और क्वेश्चन है हमारा 348 और क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, RBI में एक इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए RBI क्या कर सकता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बाय सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, दूसरा ऑप्शन सेल सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, तीसरा ऑप्शन इंक्रीजेस CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो और चौथा इंक्रीज बैंक रेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बाय सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। अगर RBI को मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ानी है तो मार्केट में जाकर के सिक्योरिटीज खरीदेंगे। सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो पैसे के बदले में खरीदेंगे, तो जितना ज्यादा सिक्योरिटीज खरीदेंगे, जितनी ज्यादा वैल्यू का सिक्योरिटीज खरीदेंगे, उतना ज्यादा पैसे का इनफ्लो, मनी का इनफ्लो हमारी इकोनॉमी के अंदर होगा। ठीक है, दूसरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेल सिक्योरिटीज से क्या होगा कि पैसा तो वापस आएगा, सिक्योरिटीज जाएगा। इंक्रीज CRR से RBI का खुद का रिजर्व बढ़ता है, तो इससे मनी सप्लाई बढ़ती नहीं, कम होती है। इंक्रीज बैंक रेट, बैंक रेट बढ़ाने से भी मनी सप्लाई कम हो जाती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 349 और क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट नियर मनी। इनमें से कौन सा नियर मनी नहीं है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बैलेंस इन सेविंग्स अकाउंट, दूसरा ऑप्शन बैलेंस इन करेंट अकाउंट, तीसरा ऑप्शन बोथ A एंड B और चौथा ऑप्शन टाइम डिपॉजिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, टाइम डिपॉजिट। देखिए, बैलेंसिंग सेविंग्स डिपॉजिट इज अ नियर मनी, क्योंकि आप कभी भी कैसे भी उसको तुरंत यूज कर सकते हैं, उसमें टाइम नहीं लगेगा। मतलब अगर बैंक की छुट्टी भी है ना तो भी आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। करेंट अकाउंट का भी वही हाल है, आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। बैंक अगर बंद है, अकाउंट में पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन टाइम डिपॉजिट के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, अपने टाइम डिपॉजिट जो आपका RD है या FD है उसे ब्रेक करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपके अकाउंट में जब वो पैसा आएगा तब आप उसे यूज कर पाएंगे। तो टाइम डिपॉजिट्स इनके कंपैरेटिव नियर मनी नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 350 और क्वेश्चन है हमारा मोनोपोली पावर रिफर्स टू द फर्म्स एबिलिटी टू। जो मोनोपोली की पावर होती है ना, वो एक फर्म की एबिलिटी को दर्शाता है। कौन सी एबिलिटी होती है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट, दूसरा ऑप्शन रेस्ट्रिक्ट एंट्री इनटू द इंडस्ट्री, तीसरा ऑप्शन सेट प्राइसेस अबव मार्जिनल कॉस्ट और चौथा पोसेसेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोनोपोली पावर रिफर्स टू द फर्म्स एबिलिटी
टू रिस्ट्रिक्ट एंट्री इनटू द इंडस्ट्री। जब मोनोपोली की पावर आपकी फर्म को मिल गई है तो आपके पास इतनी पावर है कि आप बाकी फर्म की एंट्री उस इंडस्ट्री में रोक सकते हो। इंडिया की गवर्नमेंट के पास मोनोपोली है इंडिया की रेलवेज की, तो इंडिया की गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो और किसी को उसका मतलब ना देंगे। समझ रहे हैं ना? वो बेच सकते हैं, एक पर्टिकुलर ट्रेन उन्होंने सेल की है, लेकिन वो पर्टिकुलर ट्रेन बेची है, पर्टिकुलर रूट पे चलेगी, पूरा का पूरा रेलवे उठा करके नहीं बेच दिया उन्होंने। ठीक है, धीरे धीरे वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक इकलौती ट्रेन या 2 ट्रेन, या कहा जा रहा है कि 100 ट्रेन को बेचेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। तो आप ट्रेन बेच रहे हो, पूरा का पूरा रेलवेज नहीं बेच रहे हो। पूरा रेलवे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यू आर नॉट सेलिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो यहां पे मोनोपोली का मतलब आप समझ रहे हैं, मोनोपोली इज द पावर टू द फर्म्स एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट। उनके पास पूरी अथॉरिटी है, जब चाहे रिस्ट्रिक्ट कर दे किसी की भी एंट्री, कोई बिना परमिशन लिए एंटर कर ही नहीं सकता। और रिस्ट्रिक्शन का मतलब आपके पास अथॉरिटी नहीं रहेगी, आप परमिशन दूर की बात है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चंस बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा इन सारे वीडियो लेक्चर्स में, जो भी हमारे मॉक टेस्ट हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, हैव अ गुड डे, गुड लक।